जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उनकी सरकार के बजट पर मचे सियासी घमासान के बीच कहा है कि गैर जिम्मेदार विपक्ष राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। सीएम बोम्मई ने शुक्रवार को विधानसभा में कर्नाटक बजट 2023-24 पेश किया था। बीजेपी नीतिराज सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया, जिसमें किसान, महिला, छात्र छात्राएं, युवा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थलों को लेकर अहम घोषणाएं की गई है। कर्नाटक सरकार के बजट को कांग्रेस ने एग्जिट बजट बताया है। बजट को लेकर बोम्मई सरकार विपक्षी दलों की आलोचनाओं से घिरी है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी शुक्रवार को एक बार फिर से आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले एक चुनाव प्रचार रैली के लिए शिलांग पहुंचे हैं। इस दौरान एबीपी से हुई खासी बातचीत में उन्होंने सूबे के चुनाव में यहां पे साल 2024 आम चुनाव के लिए टीएमसी की तैयारी की सोच को लेकर खुलकर बात की। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ने एबीपी से बातचीत में 2024 के आम चुनाव को लेकर कहा है कि हम अपनी बात कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, भले ही आप इसे 1 साल से ही पहले क्यों न करा लें। बीजेपी के सांसद और विधायकों के टीएमसी में शामिल होने को लेकर टीएमसी सांसद बनर्जी ने कहा, टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बीजेपी के एमपी भी आ गए और एमएलए भी। महाराष्ट्र में शिवसेना की 2 फाड़ होने के बाद पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर भी साफ हो गया है कि धनुष और बाण चिन्ह अब एकनाथ शिंदे सरकार की होगी। आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को झटका लगा तो उनके सहयोगी एनसीपी चीफ शरद पवार ने उन्हें समझाया है। शरद पवार ने उद्धव से कहा है कि इस चीज को स्वीकार करें और नया चुनाव चिन्ह ले लें। महाशिवरात्रि पर ओंकेश्वर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए ओंकेश्वर महादेव मंदिर में भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह 4 बजे पट खुलने के बाद श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर आशीर्वाद ले रहे हैं। गर्भगृह से लेकर पंडाल तक को विभिन्न रंगों के फूलों से सजाया गया। मां पार्वती और बाबा ओंकार का श्रृंगार भी किया गया है। और आपको बता दें कि मान्यता है कि महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ ओंकार पर्वत पर विचरण करते हैं। देश भर से पहुंचे श्रद्धालु पवित्र नर्मदा नदी में स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे। कहा जाता है कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित देश भर के संत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित देश भर के साधु संतों की मांग पर सवाल उठा दिया है। एक दिन पहले शुक्रवार को अपने कुबेश्वर धाम पर सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र ही है। बता दें कि पत्रकारों ने जब पंडित प्रदीप मिश्रा से सवाल किया कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कई साधु संत उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं। जन सुराज पदयात्रा के दौरान सिवान में शुक्रवार को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बिहार में आरजेडी के शासनकाल में लोगों ने अपराधियों का जंगल राज देखा है। आज सब आरजेडी फिर से सत्ता में वापस आ गई और बिहार की सत्ता की पूरी कमान आरजेडी के हाथ में चली गई है। स्वाभाविक तौर पर आपराधिक घटनाएं बढ़ेगी। यह उनकी पार्टी का चरित्र है। ये 15 साल बिहार की जनता ने खुद देखा है। जब भी ये लोग सत्ता में आते हैं तो अपराध की घटनाएं बढ़ जाती है और अभी भी वही हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में कई अहम फैसले किए हैं। कुछ उत्पाद पर जीएसटी रेट कम किया गया है, तो वहीं राज्यों के बकाया जीएसटी रकम जारी करने के लिए भी फैसला लिया है। पान मसाला और गुटखा पर लगने वाले जीएसटी के ऊपर भी चर्चा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 18 फरवरी को नई दिल्ली में पूरी हुई इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, अन्य राज्यों के वित्त मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद आपको बता दें, वित्त मंत्री कई बड़े ऐलान भी किए हैं। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जुनैद और नासिर हत्याकांड के मामले में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई। राजस्थान की जमीन से उन्हें हरियाणा ले गए, लेकिन राजस्थान पुलिस ने क्या किया? ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि मैं पूछता हूं कि राजस्थान की सरकार ने क्या किया है। इसके साथ ही ओवैसी ने नारा लगाया कि जुनैद और नासिर शहीद हुए हैं। ओवैसी ने शनिवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि जुनैद नासिर की पिछले दिनों हिंदुत्व सरपंचों से हत्या कर दी थी। मेघालय विधानसभा चुनाव की 60 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान है। इन सीटों पर 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें कि मेघालय चुनाव पर भाजपा राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने अभिषेक बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2018 मेघालय चुनाव में टीएमसी नाम की कोई पार्टी मेघालय में नहीं थी और इस चुनाव के बाद भी टीएमसी नाम का कोई अता पता नहीं चलने वाला है। जिन्होंने कहा है कि टीएमसी 2023 चुनाव में मेघालय में सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 6% वोट हासिल करने के लिए आ रही है। ऋतुराज सिन्हा ने कहा टीएमसी मॉडल डेवलपमेंट है। टी मतलब तेलाबाजी और एम मतलब मास इंटरफेरेंस है।
आम आदमी पार्टी के सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने शनिवार को राजधानी लखनऊ में बुलडोजर आहुति यज्ञ का आयोजन किया। संजय सिंह ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, गरीब की झोपड़ी उजाड़ने वाले योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की आहुति महाशिवरात्रि पर दी गई। मैंने अपने प्रदेश कार्यालय लखनऊ में इसकी आहुति दी है। 19 फरवरी को आम आदमी पार्टी द्वारा सभी जिलों में बुलडोजर आहुति यज्ञ आयोजित किया जाएगा। सुल्तानपुर में 2 दशक पुराने बिजली पानी के मुद्दे पर हुए प्रदर्शन के मामले में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह समेत सपा के पूर्व विधायक अनूप मंडल समेत अन्य लोगों को 3 महीने की सजा और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली मेयर का चुनाव 22 फरवरी को होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आम आदमी पार्टी को कुछ दिन पहले ही बड़ी राहत दी गई थी। उस राहत के बाद ही अब मेयर चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया। 22 फरवरी सुबह 11 बजे एमसीडी सदन में चुनाव होने जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एलजीबी सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी गई थी। उस चिट्ठी में कहा गया कि 22 फरवरी को चुनाव करवाया जाए। अब उस मांग पर मुहर लग चुकी है। अफ्रीकन चीतों की दूसरी खेप भारत पहुंच गई है और आपको बता दें कि नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाने के ठीक 5 महीने बाद दक्षिण अफ्रीका से अब 12 चीतों की दूसरी खेप को बसाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का समूह IAF-C-17 की उड़ान से ग्वालियर पहुंच जा चुका है। इन चीतों के M-17 हेलीकॉप्टर सुबह करीब 11 बजे कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच सेंट जॉर्ज पार्क में महिला T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा है। इस वक्त भारतीय टीम 152 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है। फिलहाल शेफाली वर्मा और अमृता मंधाना क्रीज पर है। आपको बता दें कि इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 का स्कोर खड़ा कर दिया है। भारत के लिए रेणुका ठाकुर सिंह ने 5 विकेट चटकाकर कहर ढा दिया। वहीं इंग्लैंड की नेट साइवर ब्रंड और एमी जोन्स ने अच्छी पारियां खेली। हरमनप्रीत ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर उन्हें पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के प्रतिद्वंदी एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी का नाम और तीर धनुष का चुनाव चिन्ह दे दिया। इसके एक दिन बाद शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर तेज हमला किया। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि चुनाव आयोग पीएम मोदी का गुलाम है। उसने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों से धैर्य रखने और अगले चुनाव की तैयारी करने का आग्रह किया। गौरतलब है कि मुंबई के नगरीय निकाय BMC के चुनाव जल्द ही होने वाले। उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी भीड़ को संबोधित किया है। ठाकरे परिवार के घर मातोश्री के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होकर अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की एक बार फिर सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर साथ मिलकर भाजपा से लड़े तो भाजपा को 100 सीटें के नीचे समेट सकते हैं, नहीं तो क्या होगा आप लोग जानते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, माकपा वाले द्वारा आयोजित फांसीवाद हमले के खिलाफ लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कन्वेंशन में नीतीश कुमार ने कांग्रेस समेत सभी दलों को नेताओं से कहा कि मेरी कुछ भी बनने की इच्छा नहीं। बहुत सारे लोग अपने मन से नारे लगाते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही शहर परिवहन की समस्याओं को दूर करने के लिए 260 रुपये केबल कार और फेनिकूलर और परियोजनाओं को अंतिम रूप से दे दिया गया है। इनके टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और सभी ने जल्द काम शुरू करने की आशा है। राज्य की ओर से रोपवे के 300 से अधिक प्रस्ताव मिले थे, जिन पर विचार कर उनकी व्यवहारिकता का परीक्षण किया गया। माना जा रहा है कि रोपवे और केबल कार के ये प्रोजेक्ट अगले 3 साल में पूरे हो जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में देश मेड इन इंडिया के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करने जा रहा है। जल्द विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य सहित सबसे बड़े युद्धपोत पर स्वदेशी अग्निशामक बोट तैनात होने वाले हैं। नौसेना के वाइस एडमिरल SN घोरमेड ने मेड इन इंडिया परियोजना के तहत समुद्री बल के की गई पहले के बारे में चर्चा की और कहा कि मुझे विश्वास था कि नौसेना प्रधानमंत्री स्वदेशी परियोजनाओं के लिए वादे को पूरा करने में सक्षम होगी। कोयम्बटूर में ईसा फाउंडेशन द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु के मदुरई पहुंची। इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने मदुरई हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हार्दिक स्वागत किया। बता दें कि राष्ट्रपति आज से राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर है। राष्ट्रपति मुर्मू के 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने भी खुशी जताई है। तमिलनाडु राजभवन ने ट्वीट कर लिखा है कि तमिलनाडु के लोगों के राज्यपाल रवि की ओर से संतों की इस आध्यात्मिक भूमि की अपनी पहली यात्रा पर हमारे माननीय राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत है। फरवरी महीने में जहां शिमला सहित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड से हाल बेहाल रहते, वहीं इस बार सर्दी में ही पसीने छूटने लगे हैं। फरवरी माह में गर्मी ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोलन में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29.5 पहुंच गया है, जबकि शिमला शहर में तापमान 21 डिग्री पहुंच गया है। वहीं बीते दिन धर्मशाला में तापमान 30 डिग्री पहुंच गया था। शिमला शहर में इस योजना के दौरान एक बार फिर बर्फबारी नहीं हुई। कम बर्फबारी होने से प्रदेश में इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी।
अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का है। ट्विटर ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस बात की घोषणा की है कि 20 मार्च 2023 के बाद नॉन ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर टेस्ट मैसेज बेस्ड टू फैक्टर और ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर आप अपने ट्विटर ब्लू की सर्विस अभी तक नहीं ली है तो ये अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 20 तारीख के बाद मैसेज के जरिए अपने अकाउंट को वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत में नियोजित व्यक्तियों के पीएफ खाते में किए गए योगदान के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस खाते में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। नियोक्ता का योगदान अनिवार्य है। ईपीएफओ सिर्फ उन्हीं खातों में ब्याज ट्रांसफर करता है जिनमें समय पर ईपीएफओ योगदान किया गया। फरवरी 2022 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि यदि कोई कंपनी किसी कर्मचारी का पीएफ खाते में समय पर पैसे जमा करने में विफल रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी को ब्याज का नुकसान होता है, तो कंपनी को उसके भरपाई करनी होगी। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने के पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को कारगर और तेज करने के लिए शुक्रवार को MS पासपोर्ट पुलिस ऐप पेश किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बल के स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के कर्मियों को 350 मोबाइल टैबलेट समर्पित किए। विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली द्वारा शुक्रवार को जारी की विज्ञप्ति के अनुसार ये उपकरण अब पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया को कागज रहित बनाने में सक्षम होंगे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।